दीपक जी, सबसे पहला सवाल ये है हमारा कि क्या अखिलेश यादव इस वक्त इंडिया गठबंधन में है या नहीं है? अ, देखिए तुषार जी, ये सही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी तुषार जी लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती चली आ रही है। एक समय था कि जब समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक हुआ करते थे। इसी तरीके से अभी लास्ट जो 2018 का चुनाव तुषार जी जो कंडक्ट हुआ, उसमें भी हमारे 1 विधायक जीते थे और जब कांग्रेस पार्टी को विधायकों की आवश्यकता पड़ी सरकार बनाने के लिए, तो हमने बिना 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 देर किए हमने राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र हमने दे दिया। और आपको शायद याद होगा, जब समाजवादी पार्टी का एक विधायक का जो बिजावर से चुनाव जीते थे शुक्ला जी, जब उनका समर्थन पत्र पहुंचा उसके बाद ही महामहिम राज्यपाल ने जो है कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो सही है कि वहां हमारा मजबूत संगठन है और वहां पर कार्यकर्ता है, उनकी मांग है वहां पर समाजवादी पार्टी लगातार वहां पे झंडा उठाती चली आ रही है। समाजवादी पार्टी का वहां के कार्यकर्ता, उनकी मांग थी कि निश्चित रूप से यहाँ पे समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए। हाँ, ये सही है कि कुछ चीजों को लेकर के ये रहा कि समाजवादी कांग्रेस पार्टी से कुछ वार्ता हुई, लेट नाइट वार्ता हुई और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात हुई और उन्होंने कुछ चीजों पे जो है वो टिकट देने में उनकी रजामंदी भी हुई कि समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन किस कारणवश में भी शायद उनके कांग्रेस पार्टी के उनके जो वहां के लोकल एमएलए होंगे या लोकल जो है वो चुनाव लड़ना चाहते होंगे, वो भी में भी शायद तैयार ना हुए हों, उनके दबाव में जो है कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी वहां पर चूंकि अपने कार्यकर्ताओं को हम हताश और निराश नहीं कर सकते हैं तुषार जी मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां हमारा एक मजबूत संगठन है और वहां पे पूर्व में हमारे विधायक रहे भी हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर जो है कैंडिडेट खड़ा किया। ये सही है कि माननीय जी ने आप लोगों के चैनल के माध्यम से मीडिया जगत के लोगों से स्पष्ट उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस से लेकर के बात हो गई है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का फोन आया। अब क्या बात हुई ये तो ना मुझे मालूम है, ना मैं समझता हूँ, ना ये आपको मालूम होगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि अभी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इंडिया मोर्चा पूरी तरीके से मजबूत है और सब लोग मिल करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो 9.5 साल के दीपक जी मेरा दीपक जी, आप मेरा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव हैं कि नहीं, या फिर अखिलेश यादव अपने नेताओं को कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट खड़ा करके एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, लगातार ये चर्चा रही कि अखिलेश यादव गठबंधन से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन देने को तैयार नहीं है। जिस तरह से उनके बयान सामने आए, कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर साबित करता है कि आपस में सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी का फोन आया, सोनिया गांधी का फोन आया, प्रियंका गांधी का फोन आया, ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन सबसे बड़ा मैटर है कि अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेटों को कांग्रेस के भी सामने खड़ा कर रखा है, न कि सिर्फ भाजपा के सामने। देखिए तुषार जी, अगर इस तरह से जी देखिए तुषार जी, समाजवादी पार्टी वहां पर लगातार लड़ती चली आ रही है और ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर कुछ सीटें छोड़ी हों। कांग्रेस पार्टी भी वहां पे 230 की 230 सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ा रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारा सामना जहां जिन सीटों पे अभी हम समझते हैं कि हमारे करीब 40 कैंडिडेट हमारे अनाउंस हुए समाजवादी पार्टी के और अभी एक सूची और आने वाली है, तो करीब तकरीबन 50 सीटें जहां पर हमारी मजबूत तैयारी तो वैसे देखिए तुषार जी हमारी पूरी 230 सीटों की थी। लेकिन जब इंडिया मोर्चा बना तो हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम समाजवादी पार्टी के खाते में इंडिया मोर्चे की तरफ से, चूंकि कांग्रेस पार्टी देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वहां पे मजबूत है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ती दिख रही है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हम कांग्रेस पार्टी से बात करने गए थे, 1-1.5 बजे तक वहां पे बात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। तो हम अपने लोगों को हताश और निराश तो नहीं कर सकते ना। और देखिए तुषार जी, हर पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा अधिकार है, तो हम भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। उसमें ना कांग्रेस पार्टी को बुरा मानना चाहिए, ना किसी पार्टी को बुरा मानना चाहिए। और देखिए अभी तक जो चीजें निकल के आ रही हैं उसमें यह है कि 2024 के जो लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है तुषार जी, उसमें इंडिया मोर्चा अभी भी बरकरार है। हम सब लोग मिलजुल करके जो है 2000 जो जिस राज्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने शुरू में ये फॉर्मूला
निकाला था कि जो जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मोर्चा लेते हुए सीधे लड़का दिख रहा है, उसको आगे करके वहां पर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए और लोकसभा के कैंडिडेट जो है उस हिसाब से अनाउंस किए जाए। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी मुखरता से मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन से जो हुआ है वो लोकसभा के लिए हुआ है। स्टेट पे जो विधानसभा हो रहे हैं चुनाव, उससे इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं है, क्योंकि वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। जैसा कि आपने कहा, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने की बात कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान के अपोजिट में, उनके विरोध में मिर्ची बाबा को टिकट दिए, जिनका कोई खास जनाधार नहीं है। मिर्ची बाबा का बहुत आप देखेंगे कि बहुत कम ही लोग उनका नाम भी सुने होंगे। ये अपने आप में एक हास्यास्पद है दीपक जी कि किस तरह से डमी कैंडिडेटों को सबके सामने खड़ा करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। देखिए तुषार जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उनके अपने अलग इश्यूज होते हैं, उनके अपने अलग एजेंडे होते हैं। जो हम लोग राज्य का चुनाव जो लड़ते हैं वो राज्य के इश्यूज पे लड़े जाते हैं, और जो सेंट्रल का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, वो सेंट्रल के इश्यूज अलग होते हैं। ये सही है कि कई बार कई जगह जो है हम लोग स्ट्रेटजी पॉलिटिक्स के तहत भी जो कैंडिडेट उतारते हैं। ये मिर्ची बाबा को वहां से टिकट दिया गया, और मिर्ची बाबा ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा नाम है या उनको बड़े कम समय में बड़े पॉपुलर हो गए। और आप मध्य प्रदेश में जाएंगे और अगर आप पूछेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मिर्ची बाबा को ना जानता हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो मिर्ची बाबा आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, और शिवराज जी से भी इस मामले में, शिवराज सिंह चौहान का आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उनके नाकामी के साल रहे हैं, लगातार वो वहां से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है उनका चेहरा रख करके, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक उनको नहीं प्रपोज कर पा रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान से वहां की जनता, मध्य प्रदेश की जनता बहुत नाराज है, बहुत नाखुश है। और निश्चित रूप से वहां पर मिर्ची बाबा छोटा मोटा नाम नहीं है तुषार जी। मिर्ची बाबा के बारे में अगर आप पता करेंगे तो वहां बहुत लोग उनको जानते हैं, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं। तो क्या जी नहीं दीपक जी, तो क्या फिर मिर्ची बाबा को आप एमपी का समाजवादी पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट करेंगे? अगर वो बहुत बड़े नाम है, शिवराज सिंह चौहान के विरोध में खड़े हैं, शिवराज सिंह चौहान को भी अगर भाजपा ने प्रेजेंट नहीं किया, तो क्या आप मिर्ची बाबा को वहां का मुख्यमंत्री मानेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार एमपी में बनती है अगर, तो मिर्ची बाबा वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए तुषार जी, हम वहां पे 50 सीटों पे लड़ेंगे, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम वहां 50 सीटों पे लड़ेंगे। अगर हम 50 सीटें भी जीत जाते हैं तो भी संख्या बल को हम नहीं छू सकते। ये सही है कि अगर वहां पे समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और इंडिया मोर्चा के जो, जैसे जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस पार्टी वहां पे मेजर पार्टी है, मेजर विपक्ष की पार्टी है, और अगर कांग्रेस पार्टी को समर्थन की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से इसे बिना शर्त के हमने समर्थन दिया था। अगर अगर कहीं ना कहीं से सीन बनेगा, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पे बन सकता है। इसमें क्या हर्ज है? जी तुषार जी। चलिए, आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा में मजबूत है, 2024 में हम साथ लड़ेंगे। प्रधानमंत्री फेस के लिए अखिलेश यादव को लेकर आप ही लोग तमाम जगहों पे पोस्टर लगा रहे हैं। क्या ये अखिलेश यादव के कहने पे हो रहा है या फिर आप अपने तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री मानकर चल रहे हैं? देखिए तुषार जी, अभी तो आपको हर जिले में, हर जगह, हर चौराहे पे आपको सिर्फ पोस्टर दिख रहा है। लेकिन अगर आप एक एक समाजवादी पार्टी का सीना चीर करके अगर आप देखेंगे ना, तो हम लोग आदरणीय श्रद्धेय, हम लोग के बीच में अब नहीं रहे, आदरणीय नेताजी को हम लोग देश का प्रधानमंत्री होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन आदरणीय नेताजी का भी सपना था कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो है वो आगे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने। और पूरे जितने भी समाजवादी लोग हैं, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, वो पूरी तरीके से कैपेबल है देश का नेतृत्व करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ये तो पोस्टर मान लिया आपको जगह जगह दिख रहे हैं, लेकिन हर समाजवादी के दिल के अंदर ये आस है और ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम सबके नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के भावी प्रधानमंत्री बने। भले ही वो आप मान रहे हैं कि वो कैपेबल हों, हैं चारों तरफ से अखिलेश यादव को आप मान रहे हैं, आपके तमाम कार्यकर्ता मान, लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए, 2022 का विधानसभा का चुनाव देखिए, यूपी की ही जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। फिर देश की जनता की आप कहां से उम्मीद करते हैं कि पूरे देश की जनता उन्हें पीएम के रूप में देखना चाहती है? देखिए तुषार जी,
ये सही है कि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आपने देखा होगा 2012 से लेकर के जो हमारा 2017 की सरकार थी, या पूर्व में हम समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, जिसमें आदरणीय नेताजी जो है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो सब सारे प्रदेशों ने उत्तर प्रदेश का मॉडल माना। उत्तर प्रदेश में जो काम हुए, जो डेवलपमेंट के काम हुए, आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं, आज भी लोग उसको तरजीह देते हैं। और अगर आप अन्य राज्यों में भी लोगों से पूछें तो लोग उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी की सरकार रही है, चौतरफा डेवलपमेंट के काम अगर आपको दिख रहे हैं, आज इवन आप आज उठा लीजिए, मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर उत्तर प्रदेश के संसाधन से सिर्फ लखनऊ में आप बता दीजिए कोई एक फ्लाईओवर, कोई मेट्रो, कोई अस्पताल, कोई कारखाना, कोई अगर भाई जो फ्लाईओवर वगैरह कुछ बन रहा है या जो किसान पथ आउटर रिंग रोड बन रहा है, वो तो केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहा है। उत्तर प्रदेश के सहयोग से कौन सा ऐसा काम हो रहा है, सिर्फ लखनऊ का आप बता दीजिए कोई एक काम। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक काम अगर उत्तर प्रदेश के संसाधन से या उत्तर प्रदेश के फंड से बन रहा हो। अगर आप समाजवादी सरकार को उठा लीजिए तो मेरे पास मेरे डबल इंजन की सरकार नहीं थी, जैसे डबल इंजन बार बार कहते हैं, इनकी दोनों इंजन आपस में टकरा चुके हैं। हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार थी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाजवादी सरकार ने अपने संसाधन से लखनऊ में देख लीजिए कितने विकास के काम किए, जबकि हमको एनओसी से लेकर के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 लखनऊ के विकास की अगर आप बात करेंगे, आप खुद लखनऊ के रहने वाले हैं, मैं भी लखनऊ में काफी लंबे समय से रह रहा हूं। आप देखिए तो अगर लखनऊ की बात करें तो सबसे अधिक विकास तो मायावती ने किया है, फिर भी जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आप कैसे उम्मीद कर नहीं देखिए, मैं किसी ने विकास किया, किसी ने नहीं किया, देखिए तुषार जी मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अगर आप मेरे साथ चलिए, आप भी लखनऊ से, मैं भी लखनऊ से, मैं तो कहता हूं कि हम आप एक दिन गाड़ी में बैठ करके निकले और आप कंपेयर कर लीजिए समाजवादी सरकार में किस तरीके से काम हुआ। आज मेट्रो मेरे मैनिफेस्टो में भी नहीं था, उसके बावजूद भी हमने मेट्रो देने का काम किया। लखनऊ को सुंदर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने दिया। लोहिया पर इतना बढ़िया जो है सड़क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जनेश्वर मिश्र पार्क, आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष कितने ब्यूरोक्रेट है, आप सुबह निकल रहे तो जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क। आपने भी केवल नाम बदला है दीपक जी, नाम बदला है। जनेश्वर मिश्रा का पार्क का नाम पहले भीमराव अंबेडकर पार्क हुआ करता था, आपको याद होगा। छोटा था, छोटा सा दरवाजा था और इतना दरवाजा था और काफी गंदगी थी, झाड़ झंकाड़ वहां पे था। आपने आए, आपने उसका नाम बदल के जनेश्वर मिश्रा पार्क रखा। नहीं, आपने तुषार जी कहा ना कि झाड़ झंकाड़ था, लोगों के जाने के लिए नहीं था, वहां पे लोग वहां जाते थे। लेकिन आज आप जनेश्वर मिश्र पार्क को देख लीजिए, एशिया का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पार्क है। क्या आप हार्बर पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, वहां पे जो लोहिया पार्क आप देख लीजिए, जो वहां पे प्लांट लगे हुए हैं वो स्वास्थ्य की दिशा में भी सबसे अच्छे हैं। मेट्रो देख लीजिए आप, आज प्रदूषण जो है, देखिए मेट्रो जब बनी थी, आज तो चीजें भी जो है डम पड़ी हुई हैं। मेट्रो से जो मेट्रो चलती थी उससे ऊर्जा भी उत्पाद पावर भी उससे जनरेट होता था। और रिवर फ्रंट का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? रिवर फ्रंट हमने तो नाम लिया, आपको सौंदर्यीकरण का रिवर फ्रंट जो समाजवादी सरकार की देन है, जेपीएनआईसी समाजवादी सरकार की देन है। आज इस सरकार ने उसका काम जो है द्वेष, घोटालों की भेंट चढ़ गया, जो घोटालों की ना बिल्कुल नहीं, आप नहीं बिल्कुल नहीं, आप जांच कराइए। अब देखिए आप जांच कराइए ना, जांच, ये सब चीजें तो जांच का विषय है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली देखिए जो इसमें दोषी हैं, आप अधिकारी, जितना मुझे जानकारी है दीपक जी, जितना मुझे जानकारी है रिवर फ्रंट के बारे में, आपके भी तमाम कॉन्ट्रैक्टर परिचित हैं, मेरे भी हैं, जिन लोगों ने रिवर फ्रंट में काम किया उन्हें किस तरह से काम कराया गया, इंजीनियर ने किस तरह से काम कराया, शिवपाल सिंह यादव, बिना वर्क आर्डर के काम कराया गया, बिना वर्क आर्डर का बस उनसे मौखिक रूप से कहा गया कि आप काम करिए, पेमेंट होगा। याद होगा शायद आपको ये, ऐसा सीबीआई दफ्तर के चक्कर नहीं ऐसा है तुषार जी, मैं तो कहता हूँ ये सारी चीजें भाई जांच एजेंसी सारी अपनी है, ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर के लोकल जांच एजेंसी सारी आपकी, इनकम टैक्स से लेकर के सब आपके पास है। तो आप जांच कराइए ना, 6.5 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और पिछले 9.5 साल से आपकी नाकामी के खेद में सरकार है, किसने आपको रोका है? आप जांच कराइए ना। हम तो कहते हैं जो दोषी है आप उसको बिल्कुल आप उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करिए, लेकिन मैं तो बार बार तुषार जी कहता हूँ ना, साइमल्टेनियसली काम चलते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जनता के पैसे से बना है, जनता की टैक्सेस से बना हुआ है। उस काम को नहीं रोकना चाहिए। इतना सुंदर जेपीएनआईसी बना, आपने उसका काम भी रोक रखा है। उसके पीछे विजन, उसके पीछे सोच, आज देख लीजिए आप जो रिवर फ्रंट, हम तो रिवर फ्रंट को यहां से लेकर के माल मलियाबाद तक उसको जोड़ना चाहते थे। पहले आपको मालूम होगा तुषार जी, जो हम लोग के पुरखे बताते हैं, आप भी चूंकि लखनऊ से बहुत समय से, हम लोग भी बहुत समय से लखनऊ में, लोग बताते हैं गोमती नदी जो है ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा माध्यम हुआ करता था।
लोग माल मलियाबाद में आम लाते तो जगह जगह नाव के माध्यम से लोग आम पहुंचा करके जाते थे। और आपने देखा होगा हेंस नदी के बाद, जो फ्रांस की हेंस नदी है, उसके बाद अगर कोई नदी है जो बीचों बीच शहर को चीरती है, चाहे ट्रांस गोमती सीज गोमती है, तो गोमती नदी है। उसका सौंदर्यीकरण का बीड़ा का समाजवादी सरकार में उठा था, तो वो काम एटलीस्ट नहीं बंद होना चाहिए। गोमती, उस काम गोमती नदी बची कहाँ? गोमती नदी को आपने नाला बना दिया, छोटा करके उसको नाला बना दिया। जिस नहीं दिन नहीं, ऐसा नहीं। गोमती नदी अपने उफान पर आएगी, उस दिन गोमती नगर की और इधर आप दिलकुशा का क्या हाल होगा आपको खुद पता होगा। आप नहीं, हमने हमने तुषार जी उसको कैसे नाला, हमने तो उसको सुंदर बनाने का काम किया। समाजवादी सरकार में तो सौंदर्यीकरण का काम हुआ। उसमें जो गंदा नाला के पानी गिरा करता तो उन सर नालों को हमने जो है वो बैरल बंद करके हमने उस पर गंदे पानी ना गिरे, इसलिए हमने उस पर रोकथाम की। तो हम तो उसका सौंदर्यीकरण कराना चाहते थे। गोमती नदी की देखिए एक अलग बात है। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो बीचों बीच से शहर को चीरती है। अगर आप देखिए तो दो हिस्सों में, अगर चाहे सीज गोमती हो उधर चले जाइए आप, सीज गोमती इधर आइए आप ट्रांस गोमती है। तो हम तो उसको सुंदर बनाना चाहते थे। इसी तरह जेपीएनआईसी का निर्माण समाजवादी सरकार में किया। लोग ने जयप्रकाश नारायण जी के नाम से बना वो इंटरनेशनल लेवल का सिग्नेचर बिल्डिंग बनी, जिसमें 7 स्टार कैटेगरी के होटल है, ऊपर हेलीपैड ही बना हुआ है। तो समाजवादी पार्टी तो विजन को लेकर के काम करती थी। बात होगी तो वो ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल उसमें हम चर्चा, दूसरे मामले पे एक चर्चा करेंगे दीपक जी। हम देवरिया में इतना बड़ा कांड हुआ, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, क्या सिर्फ यादव परिवार के लिए ही उनकी सहानुभूति थी? ब्राह्मण परिवार को लेकर सहानुभूति क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री अगर वो बनेंगे तो सिर्फ यादवों के मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे? तुषार जी, आप तो मीडिया जगत के इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं आपको हमेशा देखा करता हूं और आपकी सेंसिबिलिटी की मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि तुषार जी बड़े बेबाक पत्रकार हैं। आपने देखा होगा कि प्रेमचंद यादव के यहाँ जाने से पहले वो दुबे जी के घर गए थे। उनका लड़का जो एक दिन पहले तक मिलने के लिए कह रहा था कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष है, उनको निश्चित रूप से आना चाहिए, लेकिन अगले दिन उसके सुर बदल गए। अधिकारियों के दबाव में बदले या वहां के लोकल भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के दबाव में बदल गए। लेकिन उसके बावजूद भी श्री अखिलेश यादव जी सीधे उसके घर गए। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी पक्षपात की राजनीति बिल्कुल नहीं करती। समाजवादी पार्टी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करना चाहिए कि वो वहां पर जात पात की राजनीति क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता जो है प्रेमचंद यादव के घर गया, आप बताइए, चाहे उनके लोकल विधायक रहो या कोई भी रहो। प्रेमचंद यादव की डेथ हुई, सबको इस बात का दुख है। सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, इसका भी दुख है। लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद यादव के लड़के का जीवन यापन का, उनके पढ़ाई का पूरा जिम्मा सिर्फ प्रेम यादव का लिया अखिलेश यादव ने। क्यों वही चीज सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का क्यों नहीं ले पा रहे थे वो? बड़ा सवाल देखिए, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल घर गए, दोनों जगह घर गए, क्यों नहीं? सत्यप्रकाश दुबे का तो पूरा परिवार खत्म हो गया, उनके घर में तो कोई नहीं बचा, एक लड़का बचा है, देवेश दुबे। देखिए तुषार जी, समाजवादी पार्टी इसमें कभी भेदभाव या पक्षपात करती नहीं कि कौन। देखिए, जिसके साथ भी हमें, दोनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। जब बेटा उनका देवेश दुबे मिलने के लिए ही तैयार था, उसकी भी अगर उसको जरूरत होगी, उसको आवश्यकता होगी, जब वो चाहे, जिस क्षण चाहे। और देखिए, अगर आप देखेंगे प्रेमचंद यादव के यहाँ भी, प्रेमचंद यादव के यहाँ भी पूरा परिवार, आज उनके परिवार में 3 बेटियां हैं, एक बिलखती उनकी वाइफ है और एक छोटा बेटा है। तो देखिए, परिवार तो दोनों का पूरी तरीके से तबाह हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की हीला हवाली रही कि नहीं रही? अगर ये सब पैमाइश वगैरह सारी चीजें, अगर लेखपाल कानून को अगर ये लोग वहां पहुंच करके पहले अगर चीजों को कर दिए होते तो आज वो स्थिति की नौबत नहीं होती। आपने देखा होगा तुषार जी, आज आईजीआरएस में अगर आप ले लीजिए तो कितने हजार मामले, जो आज हजार के मैं समझता हूँ लाखों मामले सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में लंबित है। आज भी जो सरकार का जो जनता दरबार लगता है और रोज उमूमन हजारों लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ आईजीआरएस के मामले लेकर के कि साहब हमारी वहां पे तहसील में नहीं सुनी जा रही, साहब हमारे, हम थाने पर जाते हैं वहां पे हमको भगा दिया जाता है। आज अगर इतना लचीलापन अगर सरकार ने और शासन ने नहीं दिखाया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं तो मान लीजिए विपक्ष में बैठा हूं, मैं कहूंगा तो शायद आपको बोलेगा कि ये विपक्ष कैसे ऐसे बोल रहा है। इनके सत्ता पक्ष के विधायक ने जो है कही, जो वहां के देवरिया सदर के विधायक, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने वहां पे अपने शासन प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने, सदर विधायक ने उंगली उठाई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों परिवार में निश्चित रूप से
आपको पता है कितने जब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई वहां जब पर? जब जब कार्रवाई एसडीएम हुई पे, साढ़े सीओ पर। आप देखिए, दोनों परिवार तहस नहस हो गया, दोनों परिवार ने अपना सब कुछ गंवा दिया, उसके बाद कार्रवाई होने का क्या मतलब, आप बताइए। तो फिर अखिलेश यादव ने अगर ये दोनों परिवार का जिम्मा क्यों नहीं लिया? क्यों सिर्फ यादव परिवार का जिम्मा लिया? यही तो बड़ा सवाल है कि सिर्फ क्या अखिलेश बात यादव बात यादवों के बात देखिए, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? बात उनके नहीं नहीं, बात उनके देखिए, पास और किसी कास्ट का बाकी उनकी प्रजा नहीं है? नहीं नहीं, देखिए तुषार जी, बात जो है वो दुबे क्या जी और ब्राह्मण के, क्या यादव ठाकुरों जी के, के, क्या बात कायस्थों के? बात इसकी है नहीं, आपने देखा होगा सत्य प्रकाश दुबे जी के यहाँ अखिलेश जी सबसे पहले गए, जब लड़का सीधे सीधे मना कर दे रहा। और आज मैं कह रहा हूं, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सत्य प्रकाश दुबे जी की परिवार में देवेश दुबे हैं, छोटा बच्चा है वो, अगर किसी भी क्षण किसी समय उसको आवश्यकता हो, अगर वो कल मिलना चाहे, अगर आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, और जिस चीज की उसको आवश्यकता हो वो कल अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और अगर कहे, तो मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता होने के ऐसे से मैं आपके सम्मानित चैनल पे कह रहा हूं कि जिस तरीके की भी वो चाहेगा, चाहे अपने उसके लिए जांच के लिए कहेगा, आगे पढ़ने के लिए किसी चीज की मदद कहेगा, जिस अपने व्यवसाय के लिए कुछ मदद मांगने की करेगा, तो आप इस चीज का मुहिम उठाइए, आप देवेश दुबे को लेकर के चलिए। मैं आपको अपने तरफ से मैं आपको ये उम्मीद जगाता हूं कि मैं देवेश दुबे को आपके साथ चलूंगा, और जो भी उनको आवश्यकता होगी मैं उसकी आवश्यकता को पूरी करने का काम करूं। इससे प्रेमचंद यादव के परिवार की पढ़ाई का जिम्मा लिया, उसी तरीके से देवेश दुबे के भी आगे पढ़ाई का जिम्मा जो है समाजवादी पार्टी लेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी लेंगे, लेकिन वो उनको ये सामने तो बहुत आना अच्छी चाहिए। पहल है दीपक जी आपकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरे सवाल पे, ये तो देवरिया पे चर्चा हो गई, पोस्टर पे जी चर्चा हो गई। अखिलेश यादव को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव घर में ही बैठकर केवल ट्वीट ट्वीट किया करते हैं। किस तरह से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति है उनकी अभी तक? समाजवादी पार्टी के ये पूरा 5 साल उधर की बात मानिए, 2 साल ये बीत चुके, 7 साल हो गए, लोकसभा का चुनाव आ गया है। अखिलेश यादव कहीं भी सड़क पर नहीं दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव के पास समय है उत्तराखंड में जाकर गंगा नदी में सूर्य की उपासना करने का, लेकिन सड़कों पर कभी नहीं दिखाई दिया अखिलेश यादव। ये अक्सर लोग इस बात की चर्चा करते हैं, अक्सर आप गली मोहल्लों में जाइए, हो सकता है कि आपके यहाँ भी चर्चा होती होगी, इतने मुद्दे आए सामने, लेकिन अखिलेश यादव कभी, किस बात का उनको डर है सड़क पे आने में? क्यों डर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए तुषार जी, समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी, और डर तो समाजवादी पार्टी ने कभी न देखा न सीखा कि मुलायम डर डर सिंह होता है यादव क्या। के समय में, मुलायम सिंह यादव के समय में, राम मनोहर लोहिया के समय में, जयप्रकाश नारायण के समय में, न कि अखिलेश यादव के समय में संघर्षों की पार्टी रह गई है। अखिलेश यादव के समय में तो समाजवादी पार्टी सिर्फ ट्विटर की पार्टी बनकर रह गई है। ये आप भी महसूस करते होंगे, हम भी देखा करते हैं। नहीं देखिए तुषार जी, आज पता नहीं क्यों आप जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथ रहे ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वो चले गए, आज उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल पर कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना अपने कार्यकर्ताओं से, जितना लोगों से मिलते हैं, मैं चैलेंज करता हूं किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इतना मिलता हो तो मैं अपनी पहली बात बात वापस ले देखिए, लूंगा। मैं किसी अभी की आपने भाषा नहीं अभी बोल रहा हूं दीपक जी। दीपक जी, मैं किसी मैं की भाषा नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा। मैंने ये नहीं नहीं, कहा कि गली मोहल्लों में मैं चर्चा है, देखिए मैं सड़कों पे मैं घूमता हूं, मैं नहीं नहीं एसी में बैठकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं सड़कों नहीं पर कहीं घूमता हूं, मैं बातचीत करता हूं। आपके कार्यालय के बाहर भी मुझे अक्सर आप पा जाएंगे कि आपसे अधिक, आपके जो तमाम कार्यकर्ता होंगे उनसे अधिक मैं आपके कार्यालय के बाहर बैठा मिलूंगा। मैं उनकी बात नहीं, कर रहा हूं, मैं ना ओम प्रकाश आप राजभर की बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल ना सही मैं कह रहे हैं। भाजपा की बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात को मैंने इसलिए कोट कर दिया क्योंकि पूर्व में ये लोग कहते चला रहे हैं, उसी उसमें मैंने अभी आपने देखा होगा, हम लोग आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय नेताजी और आदरणीय जयस्वाल मिश्र जी की हम लोग पद चिन्हों पे चल रहे हैं समाजवादी लोग। और अभी आपने देखा होगा 11 अक्टूबर 2023 को हर साल हम लोग जो है माल्यार्पण वहां पे करते थे, हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। लेकिन इस तानाशाही, इस आताताई सरकार ने वहां पर गेट पे ताला लाकर एक दिन पहले तक उन्होंने हमको परमिट कर रखा था कि ठीक है साहब 11 बजे आप आइएगा, मार्पण करिएगा। और जब से जेपीएनआईसी बना तुषार जी, हर वर्ष हम लोग वहां पे जाते थे और हर वर्ष हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वहां पे मार्पण करते थे। लेकिन अब की बार इस आताताई सरकार तानाशाही सरकार को न मालूम क्या हो गया। और किस देखिए, महापुरुषों को सम्मान करने में और हमारे समाजवादी पुरोधा लोगों का सम्मान करने में दुनिया की कोई ताकत, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हम लोग को रोक नहीं सकती। और किस तरीके से आपने देखा होगा कि हम लोग वहां पे गए, हम लोग ने मार्पण किया और हम लोग ने वहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
तो समाजवादी पार्टी देखिए ना कभी डरती है ना कभी घबराती है। गेट के ऊपर चढ़कर गेट के ऊपर को लांग कर आपने माल्यार्पण किया, ये सब भी नहीं देखा जब था। आप काफी नहीं वीडियो तो अखिलेश यादव का आप नहीं वो आपने भी दिखाया था, हमने आपके चैनल पे भी देखा, सारे चैनल जो आपके मीडिया चैनल्स हैं, इवन प्रिंट मीडिया में सब में देखा। तो आप हम लोग क्या करते हैं आप बताइए? हर साल मेरा कार्यक्रम होता है, आप रात आप उसमें बैरिकेटिंग लगा दीजिए, आप उसमें टीन लगा दीजिए, और एलडीए के पास टीन तक नहीं, आपने देखा होगा, आपने कवर किया होगा किस तरीके से जंग लगी टीन में और कैसी स्थिति में आपने जो उसको किया। लेकिन और अंदर आप लेकिन जी जब वहां पर पहले से बंद था कि वहां पे जाना मना है, नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपने अपना स्टारडम सेट करने के लिए वहां गए। क्यों नहीं लोहिया पार्क में जब वो माल्यार्पण करने पहुंचे, लोहिया राम मनोहर लोहिया की मूर्ति का, तो वहां क्यों नहीं पुलिस लगी? अगर तो वही रोकना था तो पुलिस महापुरुषों के माल्यार्पण पे लोहिया में भी रोक सकती थी। इसके अलावा देखिए तमाम जगहों पे अखिलेश यादव माल्यार्पण तुषार करते वहां भी रोक सकती थी, तुषार लेकिन क्यों तुषार जी जेपीएनआईसी? आपने मेरा ही जवाब दे दिया। मैं भी तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर जो है लोक नायक जयप्रकाश नारायण, देखिए इन्होंने कोई मना नहीं किया था ना, इनका कोई लिखित पत्र आया था। एक दिन रात ही रात इन्होंने जब सवेरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर पहुंचे तब देखा गया कि एक तरफ टीन बंद है, हम लोग को तो लग रहा था एक तरफ टीन लगी थी, शायद आपने भी कवर किया होगा, दूसरी तरफ जहां से एंट्री होती थी उस गेट पर टीन नहीं लगी थी, तो हम लोग को लगा कि शायद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आएंगे तो इस गेट का ताला खुल जाएगा और फिर उनकी गाड़ी अंदर जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने गेट जब वहां पहुंचे उन्होंने मना किया कि नहीं साहब हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, और उसमें ना एलडीए का कोई अधिकारी मिला ना कोई पुलिस के, हाँ 2-3 अधिकारी वहां पे जोर मिले, उन्होंने कहा साहब हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई मूर्ति पे माल्यार्पण करने के या उनको श्रद्धा सुमन अर्पित के लिए या उनका सम्मान करने के लिए किस बात का ताला लगा? तो उन्होंने कहा साहब ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। एक तरफ का आपने देखा होगा कि एक तरफ बैरिकेडिंग नहीं लगी थी, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे आएंगे तो गेट का ताला खुलेगा, हम लोग जाएंगे माल्यार्पण करेंगे, हर साल इसी तरह से होता था, अपना वापस चले जाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार और शासन जेपीएनआईसी की जांच चल रही है, उसके ऊपर जांच बैठी हुई है, और शायद जो मेरी बातचीत हुई एलडीए के अधिकारियों से उन्होंने ये बताया कि ये जांच हुई है और जांच की वजह से इसको बंद किया गया। इससे पहले भी एक बार अखिलेश यादव बैक डोर से एंट्री करके जेपीएनआईसी के हेलीपैड पर चढ़ गए थे, उस समय भी उनको पता था कि जेपीएनआईसी में सबका जाना प्रतिबंधित है, फिर भी अखिलेश यादव गए। देखिए तुषार जी ये जांच कब से चल रही? जांच तो जब से समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में नहीं रही उसके बाद से जो उन्होंने जांच बैठा दी थी। लेकिन मैं 2018-2017 में भी समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे पहुंचे थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां गए थे, 2018 में भी गए थे, 2019 में भी गए थे, 2021 में भी गए थे, और चूंकि 2022 में हम लोग को एलडीए से परमिशन थी लेकिन हम लोग इससे नहीं जा पाए थे। हर जगह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं बैकडोर से गए। मैं आपको बताऊं तुषार जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, शायद आपको मिसगाइड किया एलडीए के लोगों ने। हम लोग बिल्कुल मेन गेट से गए और वहां हेलीपैड पर जब वो घूम रहे थे, जेपीएनआईसी के हेलीपैड पर जब वो घूम रहे थे तो उस पर उनको उस समय खुद सामने एलडीए के अधिकारियों का बयान आया था, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव बैकडोर से ऊपर चढ़े। और उस दिन भी जिस दिन देखिए माल्यार्पण करना था उस दिन भी आप देखें तो गेट लांघकर अखिलेश यादव पहुंचे थे। नहीं तुषार जी देखिए जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दीपक जी ये सही है कि दीपक जी समय बहुत कम था, आधे घंटे का है, चर्चा करके आपसे बहुत ही अच्छा लगा। आगे फिर आपसे बात करेंगे और ऐसे ही लंबे मुद्दों पर और लंबी बातचीत होगी, तब अपनी बातों को रखिएगा, इन बातों को पूरा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बात करिएगा, सभी वर्जन लेकर बात करिएगा, आप भी एलडीए के अधिकारियों से बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद बातचीत करिएगा। अगर आपके पास 2 मिनट अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी, आप बड़े सेंसिबल और अच्छे न्यूज एंकर हैं। थैंक यू।